नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस। मैं हूं दीपक यादव। फेस्टिव सीजन नजदीक है, प्रॉपर्टी की बम्पर बिक्री जारी है, तो आज इस शो में सोचा हमने भी कि क्यों ना हम भी आज एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं और ऑनलाइन खरीदने का प्रयास करते हैं। तो ऑनलाइन प्रॉपर्टी पहले खरीदते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बजट कम है इसलिए अफोर्डेबल हाउसिंग की एक प्रॉपर्टी खरीदते हैं। कृष्णा हाउसिंग स्कीम गुड़गांव में एक चल रही है, उसकी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश करते हैं। उसमें सबसे ऊपर जो नाम हमें दिख रहा है वो रहेजा डेवलपर का है। इस साइट पे जाते हैं और यहाँ पर ऑनलाइन बाय करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाय ऑनलाइन, बुक योर होम इन 3 सिंपल स्टेप्स, सिलेक्ट योर प्रॉपर्टी, व्यू डिटेल्स, बुक योर होम। नीचे आप जाते हैं तो ढेर सारे प्रोजेक्ट दिखाई देते हैं और इन प्रोजेक्ट में से किसी एक को चुनते हैं जो अफोर्डेबल हो। तो ये बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, इनमें आपको ये दिखता है कृष्णा हाउसिंग स्कीम जो 2014 में लॉन्च हुई थी। इसको बाय ऑनलाइन करते हैं। ये देखिए, जब हम कृष्णा हाउसिंग स्कीम को खोलते हैं तो यहाँ पर दिखाई देता है कोई अलग प्रोजेक्ट, रहेजा महेश्वरा। इसमें 3 BHK है, टावर 1 है, T9 का प्रोजेक्ट है, CLP पेमेंट टाइप A है। 66 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है ये, मतलब फ्लैट है ये, जिसमें 3 लाख रुपए आपको बुकिंग अमाउंट देने हैं। ठीक है, हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। नीचे आप अपना डिटेल डाल दीजिए, नाम, मोबाइल नंबर, नेशनैलिटी, कंट्री, सब कुछ डालने के बाद जब आप टर्म्स एंड कंडीशंस को ओके करते हैं और प्रोसीड टू पे करते हैं तो आई एग्री आता है। तो चलिए एग्री कर देते हैं डिस्क्लेमर को भी, लेकिन उसके बाद तो ये एक एरर आ जा रहा है। एनीवे, तो अब ये जो एरर है, ये एरर क्या हमारे लिए दुर्भाग्य है कि हमें एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी नहीं मिल पाई, या फिर ये सौभाग्य है कि हम इस प्रॉपर्टी से बच गए? इसका चिंतन मंथन आप करिएगा बाद में, लेकिन सबसे पहले उन लोगों को सुन लीजिए जिन लोगों ने इस प्रॉपर्टी में घर खरीद लिया है। मैंने फ्लैट बुक किया था कृष्णा हाउसिंग में 2016 में। फ्लैट बुक करते वक्त ये बोला गया था कि 2018 सेकेंड हाफ में आपको पोजीशन मिल जाएगी। रहेजा के ऑफिस में घूम घूम के थक गया हूँ, ना पोजीशन मिल रहे ना पैसे मिल रहे। फाइनली अब हमने केस किया। अब केस के लिए भी हम तारीख पे घूम रहे हैं। आज के तारीख में हम कॉमन आदमी पूरे के पूरे डूब गए। जैसे कि मैंने देखा हूँ जी बिजनेस पे कई आपने फ्रॉड एक्सपोज किया और लोगों को जेल में डलवाया। प्लीज हमारा भी ये फ्रॉड एक्सपोज कीजिए और हमको इसमें से बाहर निकाल के लेके आइए, यही हमारी रिक्वेस्ट है। आज रिटायर होने के बाद में भी हम नौकरी कर रहे हैं क्योंकि हमने पूरा पैसा इसमें लगा दिया है। रहेजा बिल्डर का जो है ये कृष्णा हाउसिंग स्कीम में फ्लैट बुक कराया था 1 BHK का, जिसमें मैं अब तक करीब 10 लाख का पेमेंट कर चुका हूँ। और उस समय इन्होंने वादा किया था कि ये मेरे को 3 से 4 साल के अंदर अंदर बना के दे देंगे, लेकिन अब 7-8 साल हो गए हैं, बिल्डिंग को बिल्कुल भी नहीं बनाया है। मुश्किल से 10% काम इनको ने कंप्लीट किया है अभी तक। I have booked a unit in Krishna Housing Scheme back in 2017 and I have taken a home loan from ICICI Bank, and till now I have paid 90% of the amount to the builder. My unit number is B28003 and the project is going really slow. Whenever we ask for the updates, they keep on saying that we will be delivering it in 2022, in 2023. Now they are saying they will deliver it in 2024. I have visited the site and I can see that there is no progress since 2017. ये स्कीम आई थी हरियाणा गवर्नमेंट की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के अंतर्गत 2015 में। 2015 में इन्होंने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी और ये 4 साल के अंदर बनकर तैयार होना था पूरा प्रोजेक्ट 2019 तक। अब 2019 के बाद अब 3 साल और ऊपर हो गए हैं, अभी तक इस प्रोजेक्ट कुछ पता नहीं है कि ये कब बन के तैयार होगा, बनेगा भी या नहीं बनेगा। बिल्डर हाथ पे हाथ धरे बैठा है, वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। अलॉटी से लेट पेमेंट पर 15% तक ब्याज लिया जा रहा है। तो बिल्डर अपनी तरफ से न पैसे वापस कर रहा है, ना लेट पेनल्टी दे रहा है। मेरे पापा 15 लाख से ऊपर का अमाउंट अपनी हार्ड एंड मनी से पे कर चुके हैं। ये उनकी अपनी सेविंग्स और उनके अपने ऑफिस के सोसाइटी से लोन ले करके उन्होंने ये पैसा दिया। जो लोन तो वो चुका रहे हैं, लेकिन मुझे उसके बदले का फ्लैट अभी तक नहीं मिला है। फ्लैट मिलने की हमें कोई उम्मीद बची नहीं है। रीजन बीइंग कि वहाँ पे अगले 10 साल तक भी मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन होगा। तो आपने सुना, ये 5 लोग ही नहीं हैं जो अपनी हालत, अपनी बात बयां कर रहे हैं जिन्होंने घर लिया था। ऐसे बहुत से लोग हैं।
सैकड़ों लोग हैं जिन्होंने कृष्णा हाउसिंग स्कीम में घर लिया था और उसके बाद 2014 से अब तक फंसे हुए हैं। तो इसी पर आज हमारी चर्चा है कि अगर आप भी फेस्टिव सीजन में घर लेने जा रहे हैं तो कम से कम ऐसे डेवलपर से जरूर बचिए जो फ्रॉड करते हैं, जो गलत तरीके से घर बेचते हैं और जो ग्राहकों को चूना लगाते हैं, जो ग्राहकों के पैसे को हड़प कर जाते हैं। तो हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं वेंकट राव साहब, लीगल एडवाइजर हैं यूपी रेरा में। हमारे साथ हैं अनंत कुमार वत्स जी, जो एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में और ये होम बायर्स के केस लड़ रहे हैं वो। रवि सिन्हा जी हैं, सीईओ ट्रैक टू रियल्टी। और हमारे साथ अभय उपाध्याय जी हैं जो सीएसी रेरा के सदस्य हैं और इसके अलावा ग्राहकों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, एक्टिविज्म में काफ़ी इनका मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। गुंजन भी हैं हमारे साथ और वासुदेव शर्मा जी भी हैं। ये दो ग्राहक हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट में घर लिया था। तो चर्चा शुरू करें। सबसे पहले मैं वासुदेव शर्मा जी आपके पास आना चाहूँगा क्योंकि आपने ही हमें मेल किया था और तमाम जो आपने डिटेल हमें लिख के दी थी उस डिटेल में आप सबसे पहले तो बताइए कि प्रोजेक्ट की यथास्थिति अभी क्या है। सर, प्रोजेक्ट की यथास्थिति बहुत ही खराब है। वहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है। 2017 के बाद कोई भी कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं। अभी तक हम ओवरऑल देखेंगे तो मैक्सिमम 10% कंस्ट्रक्शन वहाँ पर हुआ है। और मतलब ये प्रोजेक्ट की स्थिति इतनी खराब है कि जिसमें जो सरिया वगैरह लगे हुए थे वो भी सड़ चुके हैं। अब वो फ्लैट मतलब अगर वो बनाता भी है तो भी वो लेने लायक कंडीशन में नहीं है इस समय। यानी वो फ्लैट अगर बनाते भी हैं तो अब लेने लायक कंडीशन में नहीं है। इसको आपको इस बात से समझना चाहिए कि अभी हाल ही में गुरुग्राम में ही एक इमारत जो 5 साल पुरानी थी वो ढह गई पूरी। इसके अलावा एक इमारत जो एनबीसीसी ने बनाई थी उसमें लोगों को खाली करा लिया गया। तो स्थिति ये है कि ये लेने लायक इमारत भी नहीं बची है। एक और मेहमान का जिसका मैंने आपको परिचय नहीं कराया, जिसकी आप खाली कुर्सी देख रहे होंगे, राइजा डेवलपर की। हमने इनको 20 दिन पहले बाकायदा मेल किया था। हमने इनको आमंत्रित किया था कि आपके प्रोजेक्ट में ये समस्याएं हैं, हमारे साथ कुछ ग्राहक भी जुड़ेंगे और आप आके अपनी बात रखिए। लेकिन ना तो उन्होंने किसी मेल का कोई रिप्लाई दिया और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने कहा कि उनकी ओर से कोई उनकी सीआरएम हेड आने वाली हैं ज्योति आनंद, लेकिन उनका भी आज फ़ोन स्विच ऑफ है और कहीं से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। खैर, गुंजन एक बार फिर आपके पास आएंगे और आप मुझे बताइए कि आपका क्या अनुभव रहा अभी तक, कितना पैसा आप दे चुके हैं और कहां-कहां आपने शिकायत की है, जो समस्या आपने झेली है इस प्रोजेक्ट में। सर, मैं अभी तक बिल्डर को 90% ऑफ द अमाउंट मैं पे कर चुकी हूँ और मेरा होम लोन है फ्रॉम आईसीआईसी बैंक। और साइट की कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं, ये प्रोजेक्ट 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो स्टार्टिंग में बस लोगों को दिखाने के लिए जो इन्होंने 1-2 टावर पे कंस्ट्रक्शन किया था, तो इस समय अगर आप साइट देखेंगे तो बस वही कंस्ट्रक्शन आपको वहां पर दिखेगी। उसके अलावा 2014 के बाद से इन्होंने वहां पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है एज इन कंस्ट्रक्शन। सो देयर इज ओनली 10% ऑफ इट सिंस 2014। आई हैव बुक्ड इट इन 2017। और कंडीशन जैसा कि वासुदेव जी ने बताया, कंडीशन बहुत ही ज्यादा दयनीय है। सारा जंग लगा हुआ है। इवन अब हमें ये फ्लैट मिलते भी हैं तो दे आर ऑफ नो यूज, क्योंकि एक अर्थक्वेक में ये बिल्डिंग जो है वो ढह जाएगी। एक अर्थक्वेक में ये बिल्डिंग ढह जाएगी, ये उनका कहना है जिन्होंने इसमें घर लिया है। यानी कोई भी कम से कम ऐसी इमारत में नहीं जाएगा जहां पर मौत का डर हो। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। अभय उपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय जी, आप देख रहे हैं ये पूरा जो ड्रामा है कि आप 2014 में कोई इमारत बनाते हैं और 2022 बीत जाता है। आप ये भी दलील नहीं दे सकते कि भाई कोविड की वजह से हम नहीं बना पाए, क्योंकि आपकी डिलीवरी डेट कोविड से बहुत पहले की थी। आपने नहीं दिया, आपने कोविड में भी नहीं दिया। कोविड के बाद 1 साल बाद हम आगे खड़े हुए और आज भी हम डेवलपर को बुला रहे हैं। और ये खाली कुर्सी आप बार बार, मैं आप कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाएं कि ये खाली कुर्सी इसी बात का गवाह है कि वो सामने आना ही नहीं चाहते, बात करना ही नहीं चाहते। होम बायर्स के किसी जवाब को उन्होंने शायद सीरियसली लिया ही नहीं है। तो अभय जी, आपका क्या रुख रहेगा इस पे? दीपक जी, पहले तो सबसे पहले मैं जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो होम बायर्स हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत की है, आप तक पहुंचे हैं, अथॉरिटीज़ को अप्रोच कर रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। उनकी हौसला अफजाई करना चाहूँगा और कहूँगा कि ये लड़ाई वो जारी रखें, अंततः विजय उनकी होगी। अब मैं दीपक जी इस बात को उठाना चाहता हूं कि हमारी जो अभी प्रक्रिया है कंस्ट्रक्शन की, अगर आप देखेंगे तो कहीं भी अगर आप एक ईंट का एक छोटा सा कोई गैरेज भी अगर बनाना चाहेंगे तो आपको काउंसलर से डील करना पड़ता है। उस डिपार्टमेंट उस एरिया की पुलिस आती है, एमएलएस, एमपी, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, रेरा अथॉरिटीज़, ये सारे लोगों के पास आपको जाना पड़ता है। मेरा सवाल ये है कि इतनी अथॉरिटीज़ से जब एक आदमी छोटा सा कोई काम करता है तो इतने लोगों से
से जूझना पड़ता है, इतने लोग अपना अधिकार और अपने कानून की बात करने के लिए आ जाते हैं। तो जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है, इतने दिनों से काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, सबके नॉलेज में लाया जा रहा है, तो ये लोग कहाँ हैं आज की डेट में? सिर्फ बिल्डर पे ही सवाल नहीं उठते, उस पूरे तंत्र पर सवाल उठते हैं जो तंत्र इसके इर्द गिर्द होता है। इसमें एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको बताऊं सर, कि छोटे शहरों में या बड़े भी शहरों में आप कभी भी देखिए, अगर आप अपने घर की छोटी सी दीवार भी बनाइए और आप 4 ईंटें और थोड़ी सी रेती अगर घर के सामने गिरा देते हैं तो तुरंत पुलिस आ जाती है, तुरंत वो डिपार्टमेंट वाले आ जाते हैं कि कहीं आप कुछ गलत तो नहीं बना रहे हैं। लेकिन आपके सामने 2014 से 2022 तक एक इमारत डिलीवरी नहीं होती है। जैसा कि बताया गया मुझे कि 175 करोड़ 174 करोड़ रुपए डेवलपर इस प्रोजेक्ट के लिए ले चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर कुछ हुआ ही नहीं है। अनंत जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप इन होम बायर्स के केस लड़ रहे हैं, आप तमाम जगह इनकी आवाज उठा रहे हैं, अभी तक क्या प्रोसेस है, क्या पता चल पा रहा है कि कृष्णा हाउसिंग स्कीम कब पूरी होगी? हमने कंप्लेंट फाइल किया था, करीब फ्लैट बायर्स 22 फ्लैट बायर्स थे, और एक कंप्लेंट स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन में फाइल किया गया जी। The matter is referred to the mediation center of the state commission, where the builders came, but the settlement has not arrived. बिल्कुल, यानी now the complaint is pending. They have to file their written statement. We cannot say how much time it will take. वेंकट राव साहब, आपसे इस पर एक कदम आगे की बात समझना चाहेंगे कि ये कितना बड़ा मसला है कि इतने समय तक प्रोजेक्ट अटका रहता है और किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और ये जो होम बायर्स हैं, ये हमारे साथ 5-6 लोगों ने संपर्क किया है, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है जो अलग अलग अपने हद से अपने तरीके से अलग अलग न्यायालय पे जा रही है, दरवाजे खटखटा रही है, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। दीपक जी, ये कंप्लीट मॉकरी है। मॉकरी मैं कहूँगा उपाध्याय जी से कंप्लीटली एग्री करते हुए, इवन फ्रॉम द पॉलिसी लेवल टू द इम्प्लीमेंटेशन टू द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द बायर्स। नाउ अगर आप देखेंगे ये अफोर्डेबल पॉलिसी जो 2013-14 में आया था, वो उसमें एक पॉलिसी का डिफाइंड ऑब्जेक्टिव था। उसमें ये कहा गया कि एक प्री डिफाइंड रेट्स पे, एक प्री डिफाइंड साइज का और एक टारगेटेड टाइम फ्रेम के अंदर यूनिट्स डिलीवर होने के लिए ये पॉलिसी लाया जा रहा है। और ये कहा गया है कि इसके वजह से हम एक डेवलपर्स को एंकरेज करने के लिए हम एक सर्टेन बेनिफिट्स दे रहे हैं। ईडीसी जो ग्रुप हाउसिंग की जगह नॉर्मल प्लॉटेड डेवलपमेंट की लगी जाएगी, इस तरीके के कई बेनिफिट्स दिए गए। और इनफैक्ट अगर आप पॉलिसी में ही देखेंगे, एक ये कहा गया था 2013 वाली में कि 4 साल के अंदर ये प्रोजेक्ट नेसेसरीली कंप्लीट होने चाहिए, और अगर 4 साल के अंदर नहीं होते ये लाइसेंसेस रिन्यू भी नहीं होंगे। ओरिजिनल पॉलिसी की बात कर रहा हूं मैं 2013 में। उसके बाद क्योंकि एक तंत्र की बात की गई है, एक सिस्टम की बात की गई है, मैं पहले उसके बारे में बोल रहा हूं आपको। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि ओवर द इयर्स कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं जो अब इनफैक्ट अनफॉर्चुनेटली यहाँ तक भी, इफ आई रिकॉल करेक्टली, कि वो जो रिन्यूअल का भी और टाइमलाइन का भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी पॉलिसी में लाया गया है। व्हाई इज दिस हैपनिंग? दैट मीन्स देयर इज अ हैंड इन ग्लव। लेट्स अंडरस्टैंड, देयर इज कोई ना कोई ऐसा सिस्टम है कि हम पॉलिसी और लाइसेंसेस और अप्रूवल देते हुए तो हमारा इंटरेस्ट है, सिस्टम ये देख रहा है, और डेवलपर भी उसकी बेनिफिट उठा रहा है। सब चैन की नींद में हैं और किसी को कुछ अता पता नहीं है कि ये कब जागेंगे और कब इन लोगों को घर मिलेगा। तो चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ वक्त है एक छोटा सा ब्रेक लेने का, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और रहेजा डेवलपर की कृष्णा हाउसिंग स्कीम पर चर्चा जारी रखेंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज प्रॉपर्टी प्लस में हम चर्चा कर रहे हैं रहेजा डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट कृष्णा हाउसिंग स्कीम की, जो लंबे समय से अधूरा पड़ा हुआ है, और उस प्रोजेक्ट से जुड़े कुछ खास लोग हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा आगे बढ़ाते हैं। रवि सिन्हा साहब, आपके पास आएंगे, और सबसे अहम सवाल ये बनता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, जिसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होम बायर अपनी पूंजी से लगाते हैं। लेकिन होम बायर तो एक विश्वास करता है और पूंजी लगा देता है, लेकिन बहुत बड़ा जो रुपया लगता है प्रोजेक्ट को बनाने के लिए वो बैंक्स का लगता है, एनबीएफसीज का लगता है, जो फंड करते हैं प्रोजेक्ट उनका लगता है। वो क्या देख के पैसा लगाते हैं, वो क्या देख के इस प्रोजेक्ट, मतलब इस तरह के प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद अल्टीमेटली जो होम बायर है
वो EMI भी देता है और वो किराया भी देता है और ब्याज भी देता है और फंसा भी रहता है। सबसे पहले तो मैं एक सवाल आपकी खाली कुर्सी से पूछना चाहूंगा, अगर रहेजा बिल्डर्स की तरफ से क्रिमिनलिटी नहीं हुई है तो वो इस डिबेट से भाग क्यों रहे हैं? वो इस डिबेट से इसलिए भाग रहे हैं कि उन्होंने अफोर्डेबल बायर्स को ये समझा है कि ये बायर मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उनके लिए ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो 1700 यूनिट है, लेकिन वो एक चीज भूल जा रहे हैं कि उन्होंने जो 1700 यूनिट में से 1500-1600 यूनिट बेचा है, वहां के बायर्स के अरमानों की उन्होंने हत्या की है। हर अफोर्डेबल होम बायर अपने आप को ओवर लिवरेज करके घर खरीदता है और फिर आप उसके अरमानों की पूरी तरह हत्या कर देते हैं। उसके बाद आपका दूसरा जो सवाल है कि ऐसे को फंडिंग कहां से मिलती है? इनको फंडिंग बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर से मिलती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फंड देने वाले नहीं समझ रहे हैं कि ये बिल्डर क्रिमिनलिटी कर रहा है, ये बिल्डर डिफॉल्टर है। एक रियल एस्टेट में ब्लैक से व्हाइट करने का बहुत बड़ा खेल होता है, इसीलिए इनको फंडिंग इतनी आसानी से मिल जाती है। नहीं तो आप बताइए, क्या रहेजा बिल्डर्स का यही एक प्रोजेक्ट है जो डिलेड है? क्या फंड देने वाले ये नहीं जानते हैं कि ये बिल्डर डिफॉल्टर है, ये बिल्डर बार बार अपने सारे प्रोजेक्ट डिले करता है? मुद्दा ये है कि एक हैंड इन ग्लव की अभी जो बात हुई थी, हर लेवल पर हैंड इन ग्लव है। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी तक रहेजा बिल्डर जेल के पीछे होता, ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट सीज कर लेती, उनके अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट होता और गवर्नमेंट किसी दूसरी पार्टी को सामने लाकर, एनबीसीसी या किसी और को लाकर प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाती। बिल्कुल अभय उपाध्याय जी, क्या आपको नहीं लगता है कि ये सीधा सीधा चैलेंज राज्य सरकार को है? ये सीधा सीधा चैलेंज प्लानर हैं उनको है? क्या ये सीधा सीधा चैलेंज पुलिस को नहीं है? बिल्कुल सही दीपक जी आपने कहा, ये चैलेंज सभी को है, लेकिन सबसे बड़ी और जो मेरे को सबसे बड़ी बात जो इसमें ये लगती है कि 2014 से 2022 किसी भी पैरामीटर पे कोई भी तरह का डिले, हम मान सकते हैं कि किसी तरह के 2 महीने 1 महीने के डिले हुए हों, कोई कोविड आ गया हो, सब कुछ आ गया हो, इतने दिनों के बाद में भी फॉरेंसिक ऑडिट की हम लोग बात नहीं करें। किसी बायर ने नहीं कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट ऑर्डर हुई है, किसी बायर ने नहीं कहा कि उनके बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। आज स्टेट गवर्नमेंट की ये पॉलिसी थी, क्या उनका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है? देखिए, आज हम लोग जितना भी बात कर लें दीपक जी, जब अगर रियल स्टेट को हम लोग को अगर सुधारना है तो हमको सबसे पहले, मेरे को लग रहा है, आज मैं ये बात आपको पहले भी बोल रहा था और आज मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि हम लोग को कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को अकाउंटेबल करनी पड़ेगी। अगर उनके लिए नए कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर वो फेल हो रहे हैं तो उनको दंड कौन देगा? बिल्कुल सही बात है। अगर सरकार फेल हो रही है, अगर ये अथॉरिटीज फेल हो रही हैं, तो उनको दंड कौन देगा? ये बड़ा अहम सवाल है। आपके पास वासुदेव जी आएंगे और बिल्कुल शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे कि 2014 के बाद से, जब से ये प्रोजेक्ट फंसा है, तो आपने कहां चप्पलें घिसी हैं, किन किन न्यायालयों में गए हैं और कहां से आपको क्या रिस्पांस मिला है? बिल्कुल संक्षिप्त में बताइए। सर, जब हमें पता चला था 2017 के बाद कोई कंस्ट्रक्शन वहां पे हो नहीं रहा है, तो सबसे पहले तो हम रहेजा के ऑफिस में गए थे। हालांकि 2019 था इनका टारगेट लाइन कंप्लीट करने की इस प्रोजेक्ट को, लेकिन उसने ये कंप्लीट नहीं किया। हमने बोला था कि ये कंप्लीट होने वाला नहीं है और हमें अंदेशा हो गया था इस बात का, ये कंप्लीट नहीं कर रहा है, इसकी मंशा इसको कंप्लीट करने की नहीं है। तो हम इसके ऑफिस में गए थे और रिफंड मांगा था, रिफंड के लिए क्लियरली मना कर दिया। इसके बाद हमने शिकायत पत्र लिखा माननीय प्रधानमंत्री जी को और उसकी कॉपी हमने माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा, सीबीआई, रेरा गुरुग्राम, रेरा पंचकुला, चीफ सेक्रेटरी, विजिलेंस डिपार्टमेंट, ईडी को, हर जगह जहां कंसर्न मतलब डीटीपी को, हर जगह हमने सर ये कंप्लेंट भेजी थी। बिल्कुल। और इसके बाद एक मीडिएशन भी हुआ था माननीय एसीपी के थ्रू, गुरुग्राम एसीपी, उन्होंने वेंडर और हमारे बीच में मीडिएशन कराने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां भी उसने कंपेंसेशन इंटरेस्ट रिफंड देने से मना कर दिया था। इसके बाद सर एक एफआईआर भी लॉन्च हुई, जिसका एफआईआर नंबर 0367 है, जो 19 अक्टूबर 2020 को सोहना सिटी थाने में। बिल्कुल। लेकिन 2 साल पूरे हो चुके हैं उस एफआईआर को, लेकिन अभी तक उस एफआईआर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो उसको भी कोई कंक्लूड नहीं किया गया है। बिल्कुल, यानी हर जगह से निराशा हाथ लगती हुई दिखी है। आप जहां जाए वहां से आपको शायद कुछ दबदबा ज्यादा होगा, शायद सरकार हल्की पड़ रही होगी, इसलिए निराशा ही हाथ लगती हुई दिख रही है। एक अंतिम सवाल लेंगे, क्योंकि शो में बहुत ज़्यादा समय अपने पास नहीं होता है, राव साहब आपसे, कि आखिर इसका निष्कर्ष क्या है? क्या करें ये होम बायर जो अपने जीवन की पूरी पूंजी दे के उनको बैठे हुए हैं और अब इंतज़ार तो इन्होंने छोड़ ही दिया है, अब इन्हें नहीं लगता कि वो प्रोजेक्ट कभी भी हमें वापस मिलेगा। आखिर ये करें क्या?
तंत्र को जगाए साहब। आई मीन इन लोगों का मैं बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम कि वो लोग एकदम लगे रहें, क्योंकि देखें यहाँ पे सिस्टम कितना एक्सचेकर को लॉस हो रहा है। एक तरफ को मैंने कहा जैसे ईडीसी का बेनिफिट लेके एक तो वो उठा के ले जाता है एक्सचेकर, वहाँ पे नुकसान में है। टारगेटेड प्राइस मैं गारंटी दे के बता सकता हूँ, उस टारगेटेड प्राइस से ये लोग कई और तरीके से पेमेंट्स किए होंगे, वो एक लॉस है। खुद जो पैसा आया है वो पैसा प्रोजेक्ट में नहीं लगाया गया, वो डाइवर्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये प्रोजेक्ट्स हो या इस टाइप के जितने भी बेनिफिशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उन पे कोई ऐसा मॉनिटरिंग या कोई ऐसा इन्वेस्टिगेशन की बहुत आवश्यकता है ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे एट एवरी लेवल। हालांकि अब चर्चा के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन चर्चा में एक अंतिम सवाल मैं भी इस खाली कुर्सी से पूछना चाहूँगा जो प्रतिनिधित्व कर रही है रहेजा डेवलपर का, कि सर बताइए कि आखिर इन लोगों की गलती क्या है जिन्होंने आपके उस प्रोजेक्ट में घर लिया। आखिर इन्होंने क्या गुनाह किया था कि ये पैसा भी दे रहे हैं, सपने भी पाल रहे हैं और उसके बाद में इनको मिल क्या रहा है? शून्य। हम ये नहीं कह रहे कि आप हर जगह गलत हैं, हम मानते हैं कि कहीं परिस्थितियां गलत होंगी, कहीं पर कोई दिक्कतें आई होंगी। उसी के लिए हमने आपको 20-25 दिन पहले ईमेल किया था, सारी समस्याएं आपके समक्ष रखी थी। तो ये बड़ा सवाल सिर्फ रहेजा डेवलपर्स का ही नहीं है। और मैं आपको इस बीच एक और चीज स्पष्ट कर दूं कि रहेजा डेवलपर्स के नाम से बहुत सारे डेवलपर हैं और हम उनकी बात नहीं कर रहे। हम गुरुग्राम के रहेजा डेवलपर की बात कर रहे हैं। ये जो होम बायर हैं गुरुग्राम के रहेजा डेवलपर के होम बायर हैं और इनका जो प्रोजेक्ट है वो गुरुग्राम में सेक्टर 14 में कृष्णा हाउसिंग स्कीम के तहत वो प्रोजेक्ट बना रहे थे, लेकिन वो बना नहीं पाए। और इस पूरी चर्चा में आपने सुना कि इनका रिएक्शन क्या है और डेवलपर साहब का रिएक्शन क्या है। तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अभय उपाध्याय जी, वासुदेव जी, गुंजन जी, वेंकट राव साहब, रवि सिन्हा जी और रहेजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ नहीं जुड़े। शायद आप जानते हैं कि आपको जुड़ने जो आपके पास कोई जवाब ही नहीं है जुड़ने के लिए। बहरहाल ये चर्चा यहीं खत्म नहीं होगी, ये सीरीज अभी और चलेगी। हम और बात करेंगे इस तरह के प्रोजेक्ट पर जो फंसते हैं और फंसाते हैं कंज्यूमर्स को। नमस्कार, मेरा नाम ज्योति आनंद है और मैं सीनियर वीपी CRM रहेजा डेवलपर्स में काम करती हूँ। हमें कुछ क्वेरीज आई हैं रिगार्डिंग कृष्णा हाउसिंग स्कीम। हम अपने बायर्स को ये आश्वासन देना चाहेंगे कि हम कमिटेड हैं डिलीवरी के लिए। हमें बहुत सारे इश्यूज फेस हो रहे हैं इन द रीसेंट ईयर्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रिसिटी इन द एरिया। वाटर भी नहीं है वहाँ पे। बट हाउएवर हम लोगों ने जो अपने बायर्स को ऑप्शन दी है कि हम उनको रेंट फ्री अकोमोडेशन ऑफर करा है, ऑन अ मंथली बेसिस हम उनको रेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। हम पैंडेमिक की वजह से भी 2 साल तक हम लोग नहीं कंस्ट्रक्शन कर पाए थे। हम लोग कुछ ऑल्टरनेट सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं जो हम बायर्स को जिसके ज़रिए हम बायर्स को घर दिला पाएंगे। तो हम आश्वासन देना चाहते हैं कि रहेजा डेवलपर्स कमिटेड है अपने होम बायर्स के लिए और हम लोग घर देंगे।